नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की जलवायु। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत की जलवायु से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट में प्रीवियस ईयर में अभी तक क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों में बाढ़ आती है। तो किस राज्य में सर्दियों में बाढ़ आती है? तो विंटर सीजन के अंदर कहां पर आपको फ्लड की कंडीशन देखने को मिलती है। तो भारत में विंटर सीजन में फ्लड की कंडीशन कहां पर देखने को मिलती है? तो इसमें ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो हम इसका सही आंसर क्या लगाएंगे? तमिलनाडु। तो डी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा, तमिलनाडु। इसका रीजन क्या है उसको समझते हैं। भारत में जो सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है, भारत में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में जो समर सीजन में रेनफॉल होता है वो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और जो शीत ऋतु में भारत में वर्षा होती है वो सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून से ही होती है। तो भारत में शीत ऋतु में वर्षा सामान्यतः किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की वो शाखा जो पठारी भाग के ऊपर से गुजरती है वो सामान्यतः वर्षा नहीं करती, लेकिन इसकी वो शाखा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है उसमें पर्याप्त नमी प्राप्त होने के कारण ये क्या रहेगी? शुष्क रहेगी। तो इस ब्रांच में शुष्कता रहेगी, लेकिन वो भाग जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरेगा वो बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त नमी प्राप्त कर ये दक्षिण भाग में, जिसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर क्या यहां पर वर्षा करेगा। तो इसी कारण जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु, ये शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त करता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि शीत ऋतु में कहां वर्षा होती है? वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, और कहां पर होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें राइट आंसर को हमें फाइंड आउट करना है। सिर्फ ये दो स्टार्टिंग के क्वेश्चन हिंदी में, बाकी सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में तापी विभेदन की संकल्पना हैली के द्वारा दी गई थी। तो भारतीय मानसून के तापी विभेदन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? हैली के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो जो थर्मल कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया? हैली के, एडमंड हैली के द्वारा दिया गया है। तापी विभेदन की संकल्पना भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझाती है। तो तापी विभेदन जो हैली का क्लासिफिकेशन है, तो हैली की अगर हम बात करेंगे तो हैली का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी तापमान के अंतर पर आधारित है, तापमान के अंतर पर आधारित है। तो इनका यह मानना है कि जो समुद्री भाग है, इसी समुद्री भाग के अंदर, तो इसी हिंद महासागर के क्षेत्र में जो टेम्परेचर और प्रेशर और स्थल के टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। जैसे गर्मी के समय में उत्तर भारत में हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, और दक्षिण भारत यानी कि हिंद महासागर में निम्न ताप और उच्च दाब की स्थिति क्रिएट होती है। और इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण क्या है? हवाओं में मूवमेंट आता है। तो पहला क्या है कि तापी विभेदन हैली के द्वारा दिया गया, तो यह सही है, और यह भारतीय मानसून की उत्पत्ति को दर्शाता है। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर क्या है? सही है, और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये ए आंसर हमारा हो जाएगा। तो ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। क्लियर हो गया यहां तक? अगला क्वेश्चन क्या? तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या? तो अभी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कि तमिलनाडु में क्वेश्चन क्या था कि बाढ़ आने का कारण क्या है। तो बाढ़ आना या वर्षा आना दोनों सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि ये जो कोरोमंडल वाला तट है, तो इस कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। किसके द्वारा होगी? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होगी। लेकिन ये किससे होगा? उत्तर पूर्वी मानसून की वो शाखा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरती है और पर्याप्त नमी प्राप्त कर कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है। सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं हैं वो शुष्क होती हैं, इनमें नमी नहीं होती और ये सामान्यतः वर्षा भी नहीं करती। लेकिन उसकी वो शाखा जो कोरोमंडल तट से टकराती है उसके द्वारा शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा
होगी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में होने वाली वर्षा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित से कौन है? तो भारत में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? भारत में वर्षा का मेन सोर्स क्या है? पहला दिया नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून या ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहां पर पूछा गया वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जब सामान्यतः आपसे केवल वर्षा शब्द पूछा जाता है तो मान लेना कि वो सामान्यतः ग्रीष्म वर्षा की बात हो रही है। और भारत में जो ग्रीष्म वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से, और वही भारत में जो शीत वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। क्लियर हो गया? अब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे डेवलप होगा? तो सामान्यतः याद रखना पूरे विश्व में विषुवत रेखा के दोनों ओर जो हवाएं चलती हैं उनको कहा जाता है पूर्वी पवनें। तो विषुवत रेखा के उत्तर में और विषुवत रेखा के दक्षिण में कौन सी पवनें चलती हैं? पूर्वी पवनें। और भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, तो यहां पर जो हवाएं चलेंगी ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, और जो दक्षिण में हवाएं चलती हैं ये दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवन है। यही दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवन जब भारत में उत्तरायण की स्थिति होती है, 21 मार्च के बाद जब भारत में उत्तरायण की स्थिति होती है, यही दक्षिण पूर्व की पवन विषुवत रेखा को पार करती है और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर कोरियोलिस बल के कारण अपने राइट एंगल पर मुड़ जाती है। कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये राइट दिशा में मुड़ती है और इसी को हम क्या बोल देते हैं? तो बेटा यहीं पर ये बन जाती है दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व का ही डायरेक्शन चेंज हो जाता है, किसमें? दक्षिण पश्चिम मानसून में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी से पूरे भारत में वर्षा होती है। और ये वर्षा अरब सागर की शाखा और बंगाल की शाखा दोनों से ही होती है। अगला क्वेश्चन क्या? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? देखो, शीतकाल की वर्षा का पैटर्न जब हम पढ़ते हैं, शीतकाल में जो वर्षा पढ़ते हैं, जो शीतकाल में वर्षा होती है वो सामान्यतः 3 कारणों से होती है। सामान्य जो वर्षा है वो आपका उत्तर पूर्वी मानसून के कारण मानी जाती है। सामान्य जो वर्षा हम कहते हैं कि वो कहाँ क्या होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। और इस उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा कहां पर पड़ता है? कोरोमंडल तट पर पड़ता है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। दूसरा जो इंपैक्ट हम देखते हैं वो आपका वो वर्षा होती है मानसून के निवर्तन के कारण। तो यहां पर क्या होता है? मानसून का निवर्तन होता है, यानी कि रिट्रीट ऑफ मानसून। जब जो मानसून गया था, जो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर में गया था, और शीत ऋतु में क्योंकि उत्तर भारत में ठंड होने के कारण निम्न दाब और उच्च दाब की स्थिति बनती है, और हिंद महासागर में उच्च ताप और निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिससे हवाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर लौटना वापस कर देती। इसी को कहते हैं मानसून का निवर्तन। और इस मानसून के निवर्तन के कारण सामान्यतः उत्तर भारत के राज्यों में वर्षा होती है। और तीसरा एक वर्षा और कारण से होती है जिसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो एक वर्षा भारत में किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह भी सामान्यतः उत्तर भारत में ही होती है। यह भी कहां पर होती है? उत्तर भारत में, और खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर होती है। अब आगे जाकर हम इसी पश्चिमी विक्षोभ को भी समझेंगे कि यह पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम पैटर्न को समझते जाएंगे। अब इन तीनों पैटर्न्स में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जम्मू कश्मीर एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो लौटते हुए मानसून से नहीं होगी, स्थानीय पवनों से नहीं होगी, विंटर मानसून नहीं होगा। तो यहां पर जो वर्षा होगी वो सामान्यतः किससे मानी जाएगी? पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानी जाएगी। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? आने वाले क्वेश्चंस में हम इसको समझेंगे। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था? यहां पर याद रखना कि जो मानसून है, जब भी हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून एक शब्द है जिसका नाम है मौसम। तो मानसून मौसम शब्द से बना हुआ है, और यह शब्द अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। और इस मौसम शब्द का मतलब होता है सीजन। इसका मतलब क्या होता है? सीजन। और सीजन का यहां पर मतलब होता है कि ऋतु। सीजन का मतलब क्या होता है? पवनों का निवर्तन। जो पवने हैं तो पवनों का
पवनों का लौटना, या ये कह सकते हैं ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों का परिवर्तन कह सकते हैं। पवनों के परिवर्तन का मतलब होता है कि जब रिवर्सल, इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, रिवर्सल ऑफ विंड, यानी कि जब ऋतु परिवर्तन होगा, ऋतु में जब परिवर्तन होगा और ऋतु परिवर्तन के साथ अगर पवनों की दिशा में या पवनों में भी परिवर्तन देखने को मिल जाए तो उस स्थिति को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा? उस स्थिति को मानसून कहा जाता है। तो क्या भारत में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है? तो बिल्कुल देखने को मिलती है। तो भारत में जब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या कॉन्सेप्ट बनता है? तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा कि उत्तर भारत के अंदर जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के ऊपर वाले भाग में हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है और हिंद महासागर में क्या होता है? लो टेम्परेचर क्रिएट होता है। तो उत्तर भारत में उच्च ताप होने का कारण क्या है? तो उत्तर भारत में उच्च ताप होने का कारण क्या होता है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें वो लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को। तो यहां पर बेटा जब उच्च ताप बनेगा तो हाई टेम्परेचर में बनेगा लो प्रेशर और यहां पर लो टेम्परेचर में बनेगा हाई प्रेशर, और हवाएं सामान्यतः किधर चलती है बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इसका मतलब ग्रीष्म ऋतु में भारत में जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की ओर जाती हैं। अगर सेम आप ग्रीष्म ऋतु का कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगर आप शीत ऋतु का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो शीत ऋतु में भारत के टेम्परेचर में क्या होता है? अंतर आता है, यानी कि जो कर्क रेखा है तो कर्क रेखा के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और हिंद महासागर का टेम्परेचर यानी कि सूर्य की किरणें शीत ऋतु में दिसंबर के महीने में विषुवत रेखा को पार करके मकर रेखा पर पहुंचती हैं। इस कारण दक्षिण में क्या होता है? हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में बनता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में बनता है लो प्रेशर और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है। तो अब आप देखेंगे जैसे ऋतु परिवर्तन हुआ तो ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसलिए इसी शब्द के कारण, तो पवनों के रिवर्सल ऑफ विंड के कारण इसको क्या शब्द दिया गया? मानसून। और ये मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, तो अरब लोगों के द्वारा दिया गया था और अल मसूदी के द्वारा इसका सबसे पहले वर्णन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो मैं अभी बता चुका था कि शीतकालीन वर्षा 3 कारणों से होती है। अगर आपसे सामान्यतः पूछा जाए कि कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा किससे होती है तो आपको आंसर लगाना है उत्तर पूर्व। और अगर उत्तर भारत में सामान्यतः वर्षा पूछे कि शीतकाल की वर्षा किसके कारण होती है तो सामान्यतः आप आंसर लगाएंगे पश्चिमी विक्षोभ। क्लियर हो गया? तो ये दो चीजें आप बिल्कुल सेट कर लेना कि अगर शीतकालीन वर्षा उत्तर भारत में पूछी जाती तो हम सामान्यतः आंसर पश्चिमी विक्षोभ को लगाएंगे, और अगर कोरोमंडल तट पर पूछी जाती तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होगी। तो यहां पर आपसे बेटा उत्तर पश्चिमी भाग पूछा गया है, तो लौटता हुआ मानसून, स्थानीय झंझावट या फिर रिट्रीट और पश्चिमी विक्षोभ। तो यहां पर वर्षा का कारण क्या मानेंगे हम? पश्चिमी विक्षोभ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब अगला क्वेश्चन आ रहा, उत्तर भारत में यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा चक्रवातों के कारण होता है। जाड़े की वर्षा यानी कि यहां पर शीत ऋतु में जो वर्षा हो रही है, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चीज पर रिपीट हो रहा है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो वो अभी हम जानते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, यानी कि WD वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस के कारण होती है। अब यहां पर समझ लेते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। तो सबसे पहले याद रखना कि इसकी जो उत्पत्ति है, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां पर होती है? भूमध्य सागर के अंदर होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है, और भूमध्य सागर में इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एक शीतोष्ण चक्रवात के रूप में होगी। किस रूप में होती है? एक शीतोष्ण चक्रवात के रूप में होती है। और यही शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से, और ये चक्रवात किधर चलता है हमेशा? तो इस चक्रवात पछुआ पवनों का प्रभाव होता है, तो इस पर पछुआ प्रभाव देखने को मिलेगा, और इसी पछुआ प्रभाव के कारण ये पश्चिम से किधर चलता है? पूरब में। और यहां पर देखेंगे कि जो मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि जो भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरेनियन सी है वो आपका पश्चिम में है, और भारत की जो स्थिति मिलती है वो पूरब में मिलती है। तो इसी मेडिटेरेनियन सी से चलने वाली जेट स्ट्रीम के साथ, तो ऊपरी वायुमंडल संचलन में एक हवा चलती है जेट स्ट्रीम, और इसी जगह चलती है पछुआ हवाएं। इस कारण से ये जो विक्षोभ है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। और इसी समय भारत में क्या होता है? शीत ऋतु,
यानी कि भारत में दक्षिणायन की स्थिति होती है। तो सारे प्रेशर बेल्ट दक्षिण की ओर खिसकते हैं, खिसकने के कारण इसमें एक डिस्टरबेंस पैदा होता है और ये भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है। इसी को कहते हैं डिस्टरबेंस, यानी कि पश्चिम से आने वाली हवाओं में क्या हो गया, डिस्टरबेंस पैदा हो गया और ये उत्तर भारत में क्या है, वर्षा करता है। तो आपसे पूछा जाएगा पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां पर होती है, हम आंसर देंगे भूमध्य सागर में होती है। किस रूप में होती है, शीतोष्ण चक्रवात के रूप में होती है। और ये किस दिशा में चलता है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है और उत्तर भारत के क्षेत्रों में वर्षा करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा भूमध्य सागर। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा हो रही है वो किसके कारण हो रही है, भूमध्य सागर के कारण होती है। मानसून की आवधिक प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले पहले भूगोलवेत्ता का नाम क्या था। विच ऑफ द फ्लोइंग जोग्राफर वाज द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द पीरियडिक नेचर ऑफ द मानसून। तो ये अरब लोगों के द्वारा मानसून में, जिसमें अल मसूदी का नाम हमने पढ़ा था, तो इन लोगों के द्वारा भारत में सबसे पहले भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा था। और विश्व में अन्य देशों में जो जलवायु मिलती है उसको छद्म मानसून यानी कि सीडो मानसून के नाम से जाना जाता है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापी प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना था। तो जो कोटेश्वरम है, ये ऑप्शन सही कर लेंगे यहां पर। तो कोटेश्वरम और फॉन की जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उन्होंने तिब्बत के पठार की एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी थी भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए। ये होता क्या है कॉन्सेप्ट, इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। भारत में सामान्यतः जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, जो इस तरीके से चलता है। तो ये जो दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं यही कोरियोलिस बल के कारण मुड़ने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून में कन्वर्ट हो जाती हैं। और भारत में ऊपरी वायुमंडलीय संचरण में एक हवा चलती है जिसको कहते हैं जेट हवा। तो ऊपरी वायुमंडल संचलन में भारत के ऊपर से एक हवा जेट चलती है जो उत्तर भारत से ऊपर उठती है। उत्तर भारत से ये हवाएं ऊपर उठती हैं और हिंद महासागर के अंदर नीचे उतरती हैं। तो जब यहां से हवा ऊपर उठेगी ऊपरी वायुमंडल में संचलन करते हुए जब हिंद महासागर में उतरती है और यही हवाएं जेट स्ट्रीम की नीचे उतरती हुई हवाएं इन दक्षिण पश्चिम मानसून को पुश करने का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम की भी हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उत्पत्ति नहीं करता, याद रखना। ये केवल इसको धकेलने का या इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इस जेट स्ट्रीम को जो एनर्जी मिलती है वो एक आपको थार के डेजर्ट से मिलेगी। तो थार के मरुस्थल से ऑलरेडी क्या होता है, यहां पर जो हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, तो थार के डेजर्ट से ये प्राप्त करता है। और ऊपर जब तिब्बत का प्लेटू है तो तिब्बत का प्लेटू में भी जब हाई टेम्परेचर होता है तो यहां से भी कुछ एनर्जी ऊपर की ओर यानी कि कन्वेक्शनल करंट ऊपर की ओर उठती है। और इसमें एक तीसरी भूमिका होती है हिमालय की। तो हिमालय की जो एल्बिडो है यानी कि हिमालय जो रेडिएशन जो पृथ्वी पर आता है, सूर्य से आता है और उसी को ये वापिस कर देता है, उसको कहते हैं इसकी एल्बिडो यानी कि परिवर्तिता गुणांक। तो ये तीनों लोग यानी कि तिब्बत के पठार से उठने वाली कन्वेक्शनल करंट, थार से उठने वाली कन्वेक्शनल करंट और हिमालय की एल्बिडो, ये तीनों का ऊपर जाके क्या है, एक एनर्जी का महत्वपूर्ण सोर्स बनता है। और यही एनर्जी मिलती है किसको, इस जेट स्ट्रीम को। और ये जेट स्ट्रीम हिंद महासागर में उतरकर दक्षिण पश्चिम मानसून को शक्तिशाली बनाती है। और इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जब भारत में अल नीनो प्रवेश करता है, भारत में कई बार जब अल नीनो प्रवेश करता है जो भारतीय मानसून को क्या है, कमजोर करने का प्रयास करता है। तो ये कमजोर करने का प्रयास करता है और ये क्या करती है, इसको मजबूत करने का प्रयास करती है। इन दोनों में जब लड़ाई होती है कमजोर करने में, मजबूत करने में, तो ये वीक पड़ जाता है और इसका इंपैक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कई बार कि भारत में अल नीनो के प्रभाव के बावजूद भी वर्षा हो जाती है। तो भारत में अल नीनो के प्रभाव को अगर कोई कमजोर कर सकता है तो ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट जो जेट भारत में आ रही है, तो ये भारत में अल नीनो के प्रभाव को कमजोर कर सकती है, यानी कि ऊपरी वायुमंडलीय संचरण इसको कमजोर कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हम लगा ही चुके थे। तो कोटेश्वरम ने यह दिया था अल नीनो दक्षिणी दोलन से संबंधित है। तो यहां पर एक शब्द जो आ रहा है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, दक्षिणी दोलन। तो दक्षिणी दोलन का संबंध जो है ये आपका प्रशांत महासागर से है। तो किस महासागर से संबंधित है, पहले तो याद रखेंगे दक्षिणी दोलन किससे संबंधित है, हमारा प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर की सतह के
तापमान और दाब में जो अंतर आता है उसी को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो दक्षिणी दोलन होता है यानी कि सदर्न ओसिलेशन होता है, तो इसका एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको कहते हैं सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स। अब ये इंडेक्स आपका पॉजिटिव भी होता है और ये इंडेक्स आपका नेगेटिव भी होता है। तो यानी कि SOI, तो SOI पॉजिटिव भी हो सकता है और SOI नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये टॉपिक काफी लंबा हो जाता है। ये पूरा का पूरा जो फेनोमेना होता है, ये सारी की सारी घटना जो घटित होती है ये साउथ अमेरिका से संबंधित है। तो साउथ अमेरिका में यहां पर ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट बनता है, यानी कि जो पेरू का तट है, तो साउथ अमेरिका के पश्चिम में पेरू के तट में ही यहां पर सदर्न ओसिलेशन का कॉन्सेप्ट बनता है और यहीं पर भी अल नीनो और लानीनो जैसी धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो कब सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स को भारतीय जलवायु के लिए नेगेटिव माना जाएगा, तो इसको सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब साउथ अमेरिका के तटों पर, जब हम साउथ अमेरिका में जाएंगे तो अगर साउथ अमेरिका के तटों पर यहां पर अगर अल नीनो एक्टिव हुआ है, अगर यहां पर अल नीनो एक्टिव हो चुका है, तो अल नीनो एक्टिव होने से, क्योंकि अल नीनो क्या है, एक गर्म जल धारा है, तो ये क्या है, एक गर्म जल धारा है। तो गर्म जल धारा क्या करेगी, यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, यानी कि प्रशांत महासागर का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से यहां से क्या उठेंगी, हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, उसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट, और नीचे क्या बनने लगेगा, लो प्रेशर। जब हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर की ओर उठने के बाद यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगी, तो यहाँ पर क्या होता है कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर यहाँ पर क्या होने लगेगी, वर्षा होने लगेगी। तो जब अल नीनो बनता है तो अल नीनो का साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटों पर क्या होती है, वर्षा होती है। और ये अल नीनो जब भारत में पहुंचता है, अल नीनो जब हमारे भारत में पहुंचता है, तो ये भारत में जब अल नीनो आता है तो ये अल नीनो भारत के लिए क्या है, एक नकारात्मक स्थिति मानी जाती है। क्या मानी जाती है, अल नीनो भारत के लिए एक नकारात्मक है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट मानसून, जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, उस साउथ वेस्ट मानसून को काफी बड़ी मात्रा में ये कमजोर करता है। तो इसलिए अल नीनो क्या हमारे लिए एक नेगेटिव अवधारणा है, और इसलिए यहां पर जो सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक नेगेटिव इंडेक्स है। और जब यहां पर अगर इसी जगह पर लानीनो की घटना होती है, तो लानीनो की घटना में क्या होता है, ये एक ठंडी जल धारा, मैं सेम इसी कॉस्ट को यहां समझा रहा हूं, ये ठंडी धारा, तो ठंडी होगी तो यहां पर लो टेम्परेचर होगा, हवाएं ऊपर से नीचे उतरेंगी, तो यहां पर सामान्यतः वर्षा नहीं होगी। तो यहां पर वर्षा नहीं होगी और यह अल नीनो भारत में आता है। जब ये अल नीनो भारत में आता है तो अल नीनो भारत में क्या होता है, मानसून के लिए साउथ वेस्ट मानसून को पॉजिटिव करता है, जिससे भारत में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इसलिए हम सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स को इस कंडीशन में SOI को क्या है, पॉजिटिव मान के चलते हैं। यानी कि जो SOI इंडेक्स होता है ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब माना जाता है, जब अल नीनो फेज चलता है, और पॉजिटिव कब मान लिया जाएगा, जब ला नीनो फेज चलता है। तो अब जो क्वेश्चन था वो बेटा आपका क्या था कि अल नीनो दक्षिणी दोलन यानी कि ENSO, इसको शॉर्टकट में एक नाम दिया जाता है ENSO। ENSO का मतलब होता है अल नीनो सदर्न ओसिलेशन। तो अल नीनो सदर्न ओसिलेशन का जो संबंध होता है बेटा हमारा, वो किसके साथ होता है, समुद्र के तापमान में वृद्धि। तो अल नीनो का संबंध सीधा सीधा क्या है, हम सिंपल याद रख सकते हैं कि ये अल नीनो के तापमान में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीनो का संबंध किससे है, तो नीनो का संबंध किससे, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय मानसून से संबंधित है, यानी कि ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है, तो अल नीनो भारतीय मानसून के लिए क्या होता है, एक निगेटिव स्थिति होती है जो हिंद महासागर के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे उत्तर भारत और हिंद महासागर के जो वायु दाब का अंतर है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि वायु दाब प्रवणता बल बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, जिससे भारत में वर्षा नहीं होती और सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। अल नीनो में कौन सी भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंडियन मानसून। तो अल नीनो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, ये एक नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जो क्या करती है, भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। और भारतीय मानसून कमजोर जब पड़ जाता है तो भारत में क्या होता है, सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है।
तिब्बत का पठार कहीं ना कहीं, जो मैंने बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट जेट है, तो जो नॉर्थ ईस्ट जेट है उसी जेट को क्या है, एक एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। और जेट स्ट्रीम जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के साथ ये जेट स्ट्रीम हमारा प्रभावित होता है, और भारत में भी जो नॉर्थ ईस्ट जेट चलती है उससे भी प्रभावित होता है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम का इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है यहाँ पर, तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। तो ये क्या, एक महासागरीय जल धारा है, जो एक गर्म जल धारा, कैसी जल धारा है, गर्म जल धारा है, जो साउथ अमेरिका के पूर्वी तटों पर आपको देखने को मिल जाती है। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। देखो कोपेन का एक सिंपल फॉर्मूला याद रख लेना। अगर हम पूरी पृथ्वी को, इन्होंने तापमान के आधार पर ज्यादातर विभाजन दिया था, तो अगर विषुवत रेखा से अगर हम बात करेंगे, अगर हम विषुवत रेखा से विभाजित करेंगे, तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र होता है, ये हमारा बेटा क्षेत्र होता है कौन सा, ट्रॉपिकल क्षेत्र। तो इस ट्रॉपिकल क्षेत्र में हमेशा क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो ज्यादा होगा। इसके पूरे के लिए इन्होंने जो टेम्परेचर एक सिंबल यूज किया था, वो किसका किया था, ए। इसके ऊपर जो जलवायु मिलती है वो सी मिलेगी, इसके ऊपर सी जलवायु, यानी कि जो टेम्परेट रीजन है, जो शीतोष्ण वाला क्षेत्र है, उसमें सी मिलेगा। फिर सी के ऊपर डी, फिर डी के ऊपर ई। तो सी के ऊपर जो डी मिलेगा वो थोड़ा सा शीत वाला जो क्षेत्र है, कोल्ड रीजन है, वहां पर मिलेगा। और बिल्कुल पोलर रीजन में जाएंगे तो वहां पर आपको ई क्लाइमेट मिलेगा। तो भारत से अगर हम देखेंगे तो भारत में जो स्थिति देखने को मिलती है, तो भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से होकर जाती है। तो कर्क रेखा के नीचे की जलवायु ए है, और कर्क रेखा के ऊपर की जलवायु बेटा क्या कहलाती है, सी जलवायु कहलाती है। क्योंकि भारत का ये जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण क्षेत्र है, तो शीतोष्ण की जलवायु कैसी होगी, सी। और भारत का दक्षिण का क्षेत्र उष्ण जलवायु का है, तो इसमें जलवायु कैसी होगी, ए जलवायु। तो बस इतना अगर आप माइंड सेट कर लेते हैं ए और सी के अंदर, और एक अलग से याद रखना बी। तो जो मरुस्थल वाला क्षेत्र होता है, यानी कि शुष्क क्षेत्र होता है, उसके लिए बी क्लाइमेट का अलग से यूज किया जाता है। बस भारत में यही सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी हिमालयी क्षेत्रों में जो है वो डी क्लाइमेट मिल जाएगा, और ऊपर जाएंगे चोटियों में तो आपको ई क्लाइमेट भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये दो खास तौर पर याद रखना, ए क्लाइमेट और सी क्लाइमेट। अब भारत में जो क्लाइमेट मिल रहा है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CW, सी का मतलब समझ गए, डब्ल्यू का आगे जाकर मैं समझाऊंगा। अभी सी से आप समझा लें कि सी कहां मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेगा, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा निकलती है, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये तो आंसर बेटा नहीं आएगा, तो क्योंकि छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरेगी। उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कोई राज्य नहीं दिया है, तो इसको भी हम आंसर अभी नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा गंगा का मैदान और पूर्वी राजस्थान, राजस्थान का क्षेत्र आप जानते हैं कि एक मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो यहां पर स्पेशली बी क्लाइमेट आपको मिलेगा। अब एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, सी गंगा का मैदान, क्योंकि सी वाले क्षेत्र में ऊपर जो हमें गंगा नदी का क्षेत्र मिलेगा, उसमें स्पेशली क्या मिलेगा, सी क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, तो सामान्यतः हमें यह समझ में आ गया कि हम ए, सी और बी में डिवाइड कर सकते हैं। शुष्क क्षेत्र के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी क्लाइमेट यूज करेंगे, और शीतोष्ण के लिए यानी कि कर्क रेखा के ऊपर सी यूज करेंगे, और उष्ण के लिए हम ये यूज करेंगे। तो भारत में 3 क्षेत्र तो आप आसानी से बसा सकते हो। तो यहां पर जो होगा मरुस्थल में बी, ओवरऑल में यहां पर सी, और नीचे कर्क रेखा के ए क्लाइमेट। लेकिन इन क्लाइमेट में 4 शब्दों का बेटा और यूज किया जाएगा। एक होता एफ छोटा वाला, एक छोटा एम यूज किया जाता है, और एक आपका छोटा डब्ल्यू यूज किया जाता है, और एक छोटा एस यूज किया जाता है। इनका मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है वर्ष भर वर्षा। तो जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, याद रखने के लिए फुल रेनफॉल याद रख सकते हैं। एम वहां पर होता है जहां पर मानसून होता है, और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर। तो डब्ल्यू से याद रखना विंटर ड्राई, यानी कि यहां पर जो है वो रेन होगा वो समर में होगा, तो समर रेन वाला बेल्ट होता है। एस का मतलब हो जाता है समर ड्राई, अगर समर ड्राई है तो यहां पर विंटर रेन होगा। तो उल्टा होता है, जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होती है वहां का जो सीजन सूखा है, तो शीत ऋतु में वर्षा होगी तो समर ड्राई होगा, समर यूज करेंगे। और विंटर में अगर रेनफॉल हो रहा, समर में अगर रेनफॉल हो रहा तो विंटर ड्राई, तो हम डब्ल्यू यूज करेंगे।
अब भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर वर्ष भर वर्षा होती हो। अब भारत में कौन से क्षेत्र है जहां पर सबसे अच्छा मानसून का इंपैक्ट देखने को मिलता है? जो खास तौर पर पश्चिमी घाट है, यहां पर आपको एम टाइप की जलवायु, यानी कि इस जलवायु के लिए हम ए एम शब्द का यूज कर सकते हैं। अब पूरे भारत के अंदर ओवरऑल देखोगे जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी कि विंटर सीजन हमारा ज्यादातर ड्राई होता है। तो यहां पर भी तो कर्क रेखा के ऊपर भी विंटर ड्राई रहेगा और कर्क रेखा के नीचे भी विंटर ड्राई, यानी कि यहां पर हम CW यूज कर सकते हैं और यहां पर हम AW यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों समझ में आ गए। अब जो विंटर ड्राई है, तो समर ड्राई तो समझ में आ गया, तो समर ड्राई सॉरी विंटर ड्राई तो समझ में आ गया कि पूरी भारत में विंटर ड्राई होता है। क्या भारत में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर समर ड्राई होता हो और विंटर में रेनफॉल होता हो? तो कोरोमंडल तट की अगर हम बात करेंगे बेटा यहां पर, तो ये जो कोरोमंडल तट है, तो कोरोमंडल तट में शीत वर्षा होती है, यानी कि यहां पर जो ग्रीष्म होता है वो सामान्यतः शुष्क रहता है। तो इसलिए यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? एस को यूज कर सकते हैं, यानी कि AS जलवायु का यूज कर सकते हैं। तो अगर साफ साफ यहां पर लिखें, भारत में अगर सिंपल याद रखना है तो भारत में यहां पर B क्लाइमेट मिलेगा, यहां पर CW मिलेगा, यहां पर AW मिलेगा। इस पश्चिमी घाट में स्पेशली आपको AM मिलेगा और यहां पर कोरोमंडल तट पर स्पेशली AS मिलेगा। तो ये होता है एक सामान्य वर्गीकरण भारत की जलवायु का। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉर्नवाइट का वर्गीकरण। तो कोपेन के वर्गीकरण की तरह ही एक थॉर्नवाइट का वर्गीकरण 1930 में दिया गया था, ये भी मिलता है। तो ये आपका वर्गीकरण अधिकांश भाग पर जलवायु है। तो भारत में जो A प्रकार की जलवायु और C प्रकार की जलवायु वो सबसे ज्यादा मिलती है। ये ऑप्शंस पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गए, तो मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूं, ये A B C और D ऑप्शन आएंगे, तो C आंसर इसका हम लगा सकते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, अल्नीनो के आने से मानसून कमजोर पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भारत में अल्नीनो की स्थिति पैदा होती है तो अल्नीनो एक गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर में पहुंचकर हिंद महासागर के जल के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे वायु दाब कमजोर पड़ने लग जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ का किसका भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है? तो यहां पर तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानसून ITCZ के खिसकाव का ही परिणाम है। तो ITCZ सामान्यतः विषुवत रेखा पर होता है और जब विषुवत रेखा से सूर्य की किरणें उत्तरायण होता है तो ITCZ भी कहां पर स्थित हो जाता है? तो भूमध्य रेखा से ITCZ, जो भूमध्य रेखा पर ITCZ है, तो ये उत्तरायण के साथ साथ ये विषुवत रेखा से कर्क रेखा पर स्थापित हो जाता है। तो ITCZ का भी उत्तरायण होता है, फिर प्रेशर बेल्ट खिसकते हैं, फिर दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दक्षिण पूर्वी शाखा है वो भी ऊपर पहुंचकर दक्षिण पश्चिम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है लेकिन है बिल्कुल सही। तो भारतीय मानसून के कमजोर होना और ITCZ का होना दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हम इसमें जो आंसर लगाएंगे वो क्या लगाएंगे यहां पर? तो इसमें हम B आंसर लगाएंगे, यानी कि A और R दोनों सही है, परंतु R एक का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। स्टेटमेंट तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ, वायुमंडल के एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति वाली ऊपरी वायु तंत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पृथ्वी पर एक अपर एयर वायु संचलन चलता है जिसको किस नाम से जानते हैं? जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और ये हमेशा पश्चिम से किस दिशा में चलता है? पूर्व दिशा में चलता है और एक मियांडर फॉर्म में चलता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? D दिल्ली, यानी कि जेट स्ट्रीम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की यहां पर हम बात करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन आपके आ गए यहां पर। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत कहां से होती है? ये मैं अभी आपको बता चुका था कि विषुवत रेखा के दक्षिण में, विषुवत रेखा के दक्षिण में और विषुवत रेखा के ऊपर में जो मानसून चलता है इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून और इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी हवाएं, यानी कि ये दोनों व्यापारिक हवाएं हैं। कौन सी हवाएं हैं? व्यापारिक हवाएं, या इनको पूर्वी पवनें भी बोला जाता है। और ये इस दिशा में चलती है। लेकिन जब भारत में 21 मार्च की स्थिति अगर आप देखेंगे
तो 21 मार्च को जब सूर्य की किरणों का उत्तरायण होता है, तो उत्तरायण होने के साथ साथ जो ITCZ है इसका भी उत्तरायण होने लगता है। वायुदाब की पेटियां भी उत्तर की ओर खिसकने लगती हैं। जब पेटियां खिसकती हैं तो जो दक्षिण की पवन है, जो साउथ ईस्ट मानसून है, ये विषुवत रेखा को पार करके, क्योंकि ये तो और पीछे शिफ्ट हो जाएगी तो इसका कोई इंपोर्टेंट रोल नहीं है। मेन ये याद रखना कि जो साउथ ईस्ट मानसून है ये विषुवत रेखा को पार करके जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और यहां पर काम करता है कोरियोलिस बल, और कोरियोलिस बल ये कहता है कि कोई भी पवन जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो वो अपनी दिशा के दाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसको अगर हम इसके दाईं ओर मोड़ेंगे तो ये राइट हैंड होगा। तो यहां से जैसे इसको राइट हैंड में टर्न कराएंगे हम लोग, तो जैसे इसको राइट हैंड में टर्न कराएंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि जो साउथ ईस्ट मानसून था अब दिशा जो हो जाएगी वो साउथ वेस्ट हो जाएगी। तो साउथ ईस्ट ट्रेड ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून रियल में क्या है हमारा, दक्षिण पूर्वी मानसून, यानी कि ये पूर्वी हवाओं का ही एक प्रभाव है, यानी कि व्यापारिक हवाओं का एक इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो आंसर क्या आएगा, अल्नीनो कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। तो अल्नीनो शुरुआत नहीं करता बल्कि अल्नीनो प्रभावित करता है। पश्चिमी धाराएं, वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस भी नहीं आएगा, पोलर बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये दिया हुआ डी आंसर, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज का मतलब हो गया कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज विंड लिख सकते हो पूरा इसमें, तो जो पूर्वी पवने हैं, तो जो पूर्वी पवने हैं जिसमें साउथ ईस्ट विंड होती है जो साउथ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा था कि ये साउथ ईस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, साउथ वेस्ट में, और इसी को कहते हैं हम दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति। तो इसका मेन मूल क्या है आपका, पूर्वी पवने हैं। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। तो भारत में जब ग्रीष्मकालीन मानसून आएगा तो सबसे पहले कहां पर आएगा, तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले कहां पर हमें देखने को मिलता है। तो इसको अगर हम समझेंगे कि ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले कहां पर देखने को मिलेगा, तो भारत में आपको जो वर्षा हमने बताई है वो किससे होती है, तो भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी कि पहले ये दक्षिण पूर्व था और जब ये कन्वर्ट होता है यहां से जाकर तो ये क्या कहलाता है हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून इधर है अरब सागर, तो ये अरब सागर की शाखा में और बंगाल की खाड़ी की शाखा में विभाजित हो जाता है। अब यहां पर जो मानसून है तो आधा मानसून आपका इस दक्षिणी भाग से टकराकर, ठीक है, इसको मानसून ब्लास्ट भी बोला जाता है। यहां पर मानसून का ब्लास्ट होता है और ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच आपकी अरब सागर में और दूसरी ब्रांच बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर की ब्रांच जब सबसे पहले हिट करती है, तो सबसे पहले हिट करती है यहां से अरब सागर की ब्रांच, और ये किसको हिट करेगी, यहां पर बेटा पश्चिमी घाट को ये हिट करेगी। तो सबसे पहले जो वर्षा होगी वो आपकी पश्चिमी घाट पर होगी, और पश्चिमी घाट के भी किस तट पर होगी, पश्चिमी तट पर होगी, क्योंकि ये तट आपका इस तरफ होगा, इस तरफ से वर्षा आएगी, तो पश्चिमी तट पर वर्षा होगी, पूर्वी तट पर अभी नहीं होगी। तो बेटा हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, डी दिल्ली हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देखें। यहां पर अगला क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, यहां पर ए और आर दो कर लेना। अब इसके चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है, तो मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है, ये एक सही स्टेटमेंट है। और मानसून विंड आर अ प्लैनेटरी विंड, यानी कि जो प्लैनेटरी विंड या ग्रही पवने या इनको प्रचलित पवने कहते हैं। और प्रचलित पवनों में हमारी तीन पवने आती हैं। एक आती है पहली पूर्वी पवने जिनको व्यापारिक पवन भी कहा जाता है, और दूसरी आती है हमारी पछुआ पवने, वेस्टर्लीज विंड, और तीसरी आती है हमारी ध्रुवीय पवने। तो ये एक तरीके से मानसूनी पवने, यानी कि ए स्टेटमेंट तो सही है लेकिन आर स्टेटमेंट क्या है हमारा गलत है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ए सही है और आर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में वृष्टि प्रदान करने की कोई भूमिका नहीं। वृष्टि का मतलब यहां पर रेन से है, तो ग्रीष्मकालीन मानसून में किसका वर्षा से कोई लेना देना नहीं है।
तो जेट स्ट्रीम भी भारतीय वर्षा से कहीं ना कहीं संबंधित है, ITCZ भी संबंधित है और दक्षिणी दोलन भी संबंधित है। लेकिन अटलांटिक दोलन का भारतीय मानसून से कोई लेना देना यहां पर नहीं होता है। तो यहां पर आपके ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा बेटा हमारा? तो सही आंसर आएगा हमारा ए। तो यहां पर नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन का भारतीय मानसून से कोई लेना देना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहां पर फिर से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, ए, बी, सी और डी। निम्नलिखित में भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में प्रभावी भूमिका है। तो अल नीनो याद रखना भारतीय मानसून के आगमन में भूमिका नहीं निभाता, यदि बल्कि भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो ए आंसर तो हमारा यहां पर नहीं होगा। तिब्बत के पठार पर तापमान, तो तिब्बत के पठार का तापमान भी भारतीय मानसून को आकर्षित करता, तो ये आंसर हो सकता है। और दक्षिणी दोलन का प्रभाव अल नीनो के प्रभाव की तरह है। तो तिब्बत के पठार का ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा या हिमालय का? तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति और एक विशिष्टता में एक महत्वपूर्ण रोल किसका हो सकता है? हिमालय माउंटेन का हो सकता है। तो इसको सही हम हिमालय मानेंगे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि शीतकाल में जब वर्षा होती है तो शीतकाल में बेटा वर्षा किससे होती है? तो शीतकाल में जो वर्षा होती है वो बेटा किससे होगी? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी। तो शीतकाल में जो वर्षा हो रही है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। तो द साउथ वेस्ट मानसून ब्लो फ्रॉम, तो जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कहां से चलती हैं? तो साउथ वेस्ट मानसून इज ब्लो फ्रॉम, तो साउथ वेस्ट मानसून कहां से चलती है? मई से दिसंबर, नवंबर से जनवरी, अक्टूबर से जनवरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर हो गया यहां तक क्वेश्चन? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका लास्ट। ये 23 क्वेश्चन क्लियर हुआ यहां से। ठीक है, तो ये 23 क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। तो 23 क्वेश्चन में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्न कारणों से होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है साउथ वेस्ट मानसून है। ये साउथ वेस्ट मानसून कब भारत में इंटर करता है? तो उसकी डेट अगर आप देखेंगे तो मार्च के बाद से ये स्थिति स्टार्ट होती है और जून के बीच में ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। तो मार्च के बाद अगर हम देखेंगे तो अप्रैल मई, तो अगर जून से भी जलाएंगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी, अक्टूबर से जनवरी। वैसे जो मेन मानसून है वो जून से स्टार्ट होता है, तो इसमें जून वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो उपरोक्त में से कोई भी आंसर नहीं लगा सकते। तो 1 जून से भारतीय मानसून का स्टार्टअप हो जाता है। मानसून है तो मानसून क्या? एक मौसमीय हवाएं हैं जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा में भी क्या है? परिवर्तन कर देती है। ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक किससे संदर्भित करता है? तो मैंने अभी आपको यह बता चुका था कि अगर SOI सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स अगर नेगेटिव है तो वो अल नीनो से संबंधित होगा, और अगर SOI हमारा पॉजिटिव है तो वो लानीनो से संबंधित होगा। और ये दोनों स्थितियां अल नीनो लानीनो की तरह भारत को प्रभावित करती हैं। तो ये अल नीनो के लिए अनुकूल स्थिति बन जाएगी। तो अगर SOI नेगेटिव है तो समझ लो वो किसके लिए अनुकूल है? अल नीनो के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति किससे संबंधित है? अल नीनो और दक्षिणी दोलन, स्थलीय मौसमी क्षोभ, भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति, भारतीय महासागर से समुद्री तली तापमान परिवर्तन। तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति के लिए भारतीय महासागर में समुद्र तलीय तापमान परिवर्तन। ठीक है, भारतीय महासागर में समुद्र तलीय तापमान परिवर्तन। तो ये डी आंसर इसमें हो सकता है। इसमें स्थलीय ये वाला ऑप्शन भी माना गया। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति यानी कि जो इसका कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो इसको प्रभावित करता है, और भारतीय यानी कि इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन है तो इसके सी फ्लोर में जब टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, उसके कारण भी भारत में स्थिति पैदा होती है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है, सी और डी में से एक आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों की वर्षा की विशेषता कटिबंधीय मानसूनी वर्षा है?
तो कहां पर हमें मानसून टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है? तो ये आपको देखोगे तो कश्मीर और लद्दाख, ये दो ऐसे क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर जो वर्षा वो शीत वर्षा होगी, और ये पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में मानसून से वर्षा होती है। तो 1 और 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा सही आंसर क्या लगाएंगे हम? डी, दिल्ली हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो उत्तर भारत में शीतकालीन जो वर्षा वो हम बता चुके हैं कि आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब आप कहेंगे सर पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन में नहीं है, तो आपने इसे क्यों लगा दिया? तो पश्चिम से आने वाले चक्रवात को क्या बोला जाता है बेटा? शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम से आने वाले चक्रवात को शीतोष्ण चक्रवात कहा जाता है, और यही चक्रवात जब भारत में आकर एंटर करता तो इसी को हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते। तो इसलिए डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ स्थानीय पवनें दी हुई, उनकी सूची दी हुई, जैसे लू। लू की अगर हम बात करेंगे तो ये भारत में जब प्री मानसून का आगमन होता है, उस प्री मानसून के समय भारत में कुछ उत्तर भारत के अंदर गर्म हवाएं चलने लगती हैं। तो उत्तर भारत का जो राज्य दिया हुआ है वो आपका ये दिया हुआ है। तो यहां पर 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके अलावा नार्वेस्टर की अगर हम बात करेंगे, काल वैसाखी नार्वेस्टर, तो इसका संबंध आपका पश्चिम बंगाल से है, तो सी का आपका 2 होगा। तो सी में 2 देख लो कहां दिया हुआ है, तो सी में 2 ये दिया हुआ है, तो हमारा डी आंसर यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ए का 3rd होगा। तो मैंगो शॉवर का संबंध कर्नाटक से है, और चेरी ब्लोसम यानी कि कॉफी शॉवर का संबंध किससे होता है? केरल राज्य से होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी के दौरान बहुत अधिक तापमान होने के कारण दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु स्थिति पैदा होती है? तो यहां पर देखेंगे कि जैसे ही भारत के अंदर, जैसे ही भारत में गर्मी काफी ज्यादा होती है, हाई टेम्परेचर होता है, तो हाई टेम्परेचर होने के कारण यहां पर हाई टेम्परेचर और हिंद महासागर में लो टेम्परेचर क्रिएट होता है। हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर बनता है, लो टेम्परेचर से हाई प्रेशर बनता है, और भारत में मानसून क्या होता है? अग्रसर होता है। तो इसका मतलब है कि अरब सागर में अवनमन, मानसून विफलता, मानसून सफलता, तो इसका संबंध भारतीय मानसून की सफलता से होगा। यानी कि ये एक सक्सेशन ऑफ मानसून का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये स्थिति पैदा होती है तो भारत में मानसून जितना ज्यादा, ये डिफरेंस इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी कि वायु दाब प्रवणता। तो जितना ज्यादा वायु दाब प्रवणता होगी, मानसून उतना तीव्रता से यहां पर प्रवेश करेगा। अगला क्वेश्चन है, मैंगो शॉवर के नाम से जाना जाता है। तो मैंगो शॉवर जो भारत में, याद रखना कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून मार्च के बाद से भारत में प्रवेश करना स्टार्ट करता है, तो उस समय दक्षिण भारत में क्या होता है? मानसून स्टार्ट हो जाता है। तो दक्षिण भारत में जब मानसून स्टार्ट होता है तो उसको प्री मानसून के नाम से जाना जाता है। इसी प्री मानसून को अलग अलग राज्यों में, जैसे कर्नाटक राज्य में, केरल में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में अलग अलग नामों के नाम से जाना जाता है। तो इसी मैंगो शॉवर को कर्नाटक में क्या बोलते हैं? मैंगो शॉवर। केरल में इसको चेरी ब्लॉसम, वेस्ट बंगाल में नार्वेस्टर। तो ये मानसून के पहले की अवस्था, यानी कि एक प्री मानसून का कॉन्सेप्ट है। अगला है मासिम राम, जो भारत में सबसे आर्द्र स्थान है, वह किस स्थान पर स्थित है? मासिम राम भारत में सबसे अधिक वर्षा का स्थान है, तो ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। तो मेघालय के अंदर जो गारो खासी, खास तौर पर जो खासी पहाड़ी मिलती है, तो इसका संबंध किस पहाड़ी के साथ है बेटा? खासी की पहाड़ियों के साथ है। मुंबई और पुणे में प्राप्त वर्षा की मात्रा के अंतर के कारण कौन सा वर्षा का प्रवाह है? तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो मुंबई और पुणे, यानी कि ये बात हो रही है भारत के पश्चिमी घाट की, तो ये क्वेश्चन किस पर टारगेट कर रहा है? भारत के पश्चिमी घाट को टारगेट करेगा। तो पश्चिमी घाट की जब हम बात करेंगे तो पश्चिमी घाट पर जो वर्षा होगी वो किसके कारण होती है? तो पश्चिमी घाट में एक वर्षा का प्रकार होता है जिसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। वर्षा तो याद रखना साउथ वेस्ट मानसून से होगी, लेकिन यहाँ पर टाइप पूछा जा रहा है कि किस टाइप की वर्षा होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो ये जो पर्वतीय वर्षा जब होती है तो पर्वतीय वर्षा में 2 तरीके के स्लोप बनते हैं। एक आपका बनता है विंडवर्ड स्लोप और इस साइड बनता है लीवर्ड स्लोप। और अगर मानसून इस साइड से आया तो इसको विंडवर्ड स्लोप बोलेंगे, और इसके कारण क्या होगी? वर्षा होगी। और इस साइड क्या होगी? सामान्यतः वर्षा नहीं होगी, और यहां पर क्या बनेगा? एक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होगा। इसलिए पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी तट है वहां वर्षा होती है, पूर्वी तट पर वर्षा नहीं होती। यानी कि जो बंबई है ये आपका पश्चिमी तट पर है,
और जो पुणे है ये आपका पूर्वी तट के पास में मिलेगा। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में वर्षा होगी, पूर्वी तट पर वर्षा नहीं होगी। ऐसी वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर आएगा हमारा सी। वह प्रक्रिया जिसमें मानसून के वापसी के दौरान आकाश साफ हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, आर्द्रता उच्च होती है, दिन का तापमान उच्च होता है, रातें ठंडी और सुहानी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति कब होती है? जब रिट्रीट ऑफ मानसून हो जाता है उसके बाद अक्टूबर महीने के अंदर। अक्टूबर महीने के अंदर क्या होता है, बिल्कुल इसको सेकेंड समर के नाम से यानी कि द्वितीय ग्रीष्म के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मानसून बिल्कुल साफ होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिन का टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन रात का नहीं। याद रखना यहाँ पर दैनिक तापांतर भी काफी देखने को मिलता है। दिन में गर्मी और रात में क्या होने लगती है, ठंड होने लगती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो मानसून जो रहता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मानसून के कारण सूखे की स्थिति पैदा होती है और मानसून के कारण ही बाढ़ की स्थिति भी पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, उपाद्र प्रदेशों में वर्षा यानी कि जो सब ह्यूमिड रीजन्स हैं वहां पर जो वर्षा होती है, तो बिल्कुल जो एरिड रीजन्स होते हैं वहां पर तो वर्षा सबसे कम होती है 25 से 50। तो जो सब एरिड्स होते हैं वहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। तो देखेंगे जो बिल्कुल आर्द्र क्षेत्र है, शुष्क प्रदेश है, तो बिल्कुल जो एरिड यानी कि ड्राई रीजन है, एरिड रीजन है, तो वहां पर वर्षा आपकी क्या होती है, तो ये सबसे कम वर्षा होती है 25 से 50। और फिर जो सेमी एरिड्स होते हैं, तो जो सेमी एरिड है वहां पर वर्षा का अनुपात 50 से 100। और फिर जो सेमी ह्यूमिड होते हैं, तो सेमी ह्यूमिड रीजन्स जो आते हैं वहां पर 100 से 150। और जो बिल्कुल ह्यूमिड रीजन है वहां 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अप्रैल मई में नार्वेस्टर से वर्षा होती है। तो नार्वेस्टर यानी कि काल बैसाखी वाला क्षेत्र है। तो नार्वेस्टर काल बैसाखी का जो संबंध है वो किसके साथ होता है? वो पश्चिम बंगाल में होने वाला प्री मानसून की एक वर्षा। तो ये किसका पार्ट होता है? एक प्री मानसून का पार्ट होता है। अगला बेटा क्वेश्चन का, केरल में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि क्या होती है? तो यानी कि भारत में जो सामान्यतः मानसून इंटर करता है वो 1 जून को इंटर कर जाता है। तो भारत में 21 मार्च के बाद प्री मानसून स्टार्ट होता है और भारत में दक्षिण भारत में मानसून 21 यानी कि 1 जून को पूरे भारत के अंदर दक्षिण भारत से मानसून ये स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 जून। भारत में प्रवेश करने वाला पश्चिमी विक्षोभ कहां पर उत्पन्न होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति हम बता चुके हैं कि भूमध्य सागर से होती है और ये एक शीतोष्ण चक्रवात के रूप में होती है। किस रूप में ये चक्रवात पैदा होता है? यानी कि एक शीतोष्ण चक्रवात के रूप में उत्पन्न होता है। वर्षा की सर्वाधिक विरलता कहां पाई जाती है? यानी कि सबसे जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो आपका लेह लद्दाख वाला क्षेत्र मिलेगा। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो बता चुके थे, मासिंगराम चेरापूंजी यानी कि खासी की जो पहाड़ियां वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो भारत में हम वर्षा जानते हैं कि मार्च के बाद से भारत में मानसून स्टार्ट होता है और जून में ये मानसून क्या होता है, जून के महीने में यहाँ पर जो जून पर कर्क रेखा पर जून में सूर्य की किरणें पहुंचती है, तो इस जून से भारत की 1 जून से स्थिति स्टार्ट मान ली जाती है। तो जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, क्योंकि जून के बाद सितंबर तक सूर्य की किरणें पुनः क्या हो जाएंगी, सितंबर में भूमध्य रेखा पर आ जाती है। तो मार्च से लेकर जून प्री मानसून और फिर जून से लेकर पूरे का पूरा सितंबर तक भारत में मानसून रहता है। तो जून से मानसून का ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है, जुलाई अगस्त और सितंबर में इसका क्या होता है, रिट्रीट स्टार्ट हो जाएगा यानी कि ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जून के बाद जो जुलाई मंथ आएगा, तो जुलाई मंथ में वर्षा क्या होगी, सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा वो जुलाई मंथ की मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि कोरोमंडल जो तट है वो कहां पर स्थित है। ये स्थित है कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु का एक प्रमुख तट है। यहां पर जो वर्षा होती है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसकी वो शाखा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो आपकी उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है और ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है। कैसी वर्षा है? शीत में होने वाली वर्षा है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की स्कीम के अनुसार BWHW का प्रमुख कहां पाई जाती है? तो मैं आपको एक वर्गीकरण बता चुका था कि भारत के अंदर जो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है कोपेन का,
वो आपका दक्षिण का क्षेत्र ए और ऊपर का क्षेत्र सी कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है डेजर्ट एरिया, उसके लिए हम बी क्लाइमेट यूज करते हैं। तो बी क्लाइमेट किसके लिए यूज किया जाएगा बेटा? तो बी क्लाइमेट जो एरिड रीजन है यानी कि जो डेजर्ट एरिया है उसके लिए बी क्लाइमेट यूज किया जाता है। लेकिन डेजर्ट के अंदर जो बी जलवायु यहाँ पर यूज की जा रही है, ये बी डेजर्ट आपको विश्व में दो जगह देखने को मिलते हैं। बी क्लाइमेट यानी कि विश्व में कुछ कोल्ड डेजर्ट मिलते हैं, विश्व में कुछ डेजर्ट कैसे हैं? कोल्ड हैं, और कुछ डेजर्ट कैसे हैं? हॉट डेजर्ट है। तो जो हॉट डेजर्ट वर्ल्ड में मिलता है उसके लिए एच टर्म का यूज किया जाता है, जो कोल्ड डेजर्ट मिलता है उसके लिए के का यूज किया जाता है। तो के का मतलब यहाँ पर होता है काल्ट, और काल्ट का मतलब होता है कोल्ड से। तो कोल्ड डेजर्ट के लिए के यूज किया जाएगा, हॉट डेजर्ट के लिए एच। तो भारत में जो मिलेगा, वो आपको एच क्लाइमेट मिलेगा। क्लियर हो गया? तो भारत में कौन सा मिलेगा? एच क्लाइमेट मिलेगा। दूसरा जो बी का एक सामान्य वर्गीकरण होता है वो होता है आपका डब्ल्यू और एस के नाम से। यानी कि किसी भी बी क्लाइमेट के अंदर, शुष्क क्लाइमेट के अंदर जो बिल्कुल एरिड रीजन होता है उसके लिए डब्ल्यू, और जो सेमी एरिड रीजन होता है, जो एक सेमी एरिड रीजन है उसके लिए एस। तो एस से सेमी एरिड या इसी को स्टेपी के नाम से जाना जाता है, तो आप एस से स्टेपी भी याद रख सकते हैं। यानी कि अर्ध शुष्क प्रदेशों के लिए स्टेपी जलवायु यानी कि एस यूज करेंगे बड़ा वाला, और डब्ल्यू जो हम यूज करेंगे कैपिटल वाला वो किसके लिए यूज करेंगे? बिल्कुल एरिड रीजन के लिए, और एच यूज करेंगे हॉट के लिए। तो इसका मतलब है कि ये एक कॉन्सेप्ट बन सकता है, जैसे राजस्थान के अंदर जाएं तो राजस्थान में दो तरीके का क्षेत्र मिलेगा। ये मान लो राजस्थान का मरुस्थल है और ये इसका कोर रीजन है, तो इस कोर रीजन को बोला जाएगा एरिड, और बाहर वाले रीजन को हम कह सकते हैं सेमी एरिड। तो अब देखो दोनों जगह पर जो जलवायु होगी, यहां पर भी सेमी एरिड में बी जलवायु होगी, ए में भी बी जलवायु होगी। दोनों जगह क्या होगा? एच क्लाइमेट मिलेगा। लेकिन अब यहां पर देखना है कि सेमी एरिड और एरिड को अलग कैसे करते हैं। तो सेमी एरिड के लिए एस यूज करते हैं और एरिड के लिए हम क्या यूज करते हैं? डब्ल्यू यूज करते हैं। अब ये काल्ट वाला तो आएगा नहीं, स्वाभाविक है एच आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी एस एच, और यहां पर क्या हो जाएगा? बी एस एच। केवल इतना याद कर लो, हमेशा कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये आंसर क्या निकल कर आएगा मेरा बेटा? पहले आंसर देखते हैं। तो आंसर मेरा क्या आ रहा है? तो कोपेन की स्कीम के अनुसार बी एच डब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? तो ये एक ही क्षेत्र है जहां पर क्या मिलेगा? राजस्थान में ये ऑप्शन मिल सकता है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु कहां पाई जाती है? तो ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका था कि भारत में तीन प्रकार की जलवायु सामान्यतः हमें मिलती है, ऊपर सी नीचे ए। तो ए जो जलवायु है इसको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं, एफ एम, छोटा डब्ल्यू और छोटा एस। छोटे एस का मतलब होता है जब ग्रीष्म में वर्षा होगी, तो जब शीत में वर्षा होती है, जब विंटर समर ड्राई होता है तो शीत में वर्षा होती है, जब विंटर ड्राई होता है तो ग्रीष्म में वर्षा होती है। और एम आपका मानसून के लिए यूज किया जाता है, और एफ भारत में यूज नहीं होता, वो थ्रू आउट द ईयर के लिए होता है। तो यानी कि ए जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलेगी भारत में। यहां पर जो जलवायु मिलेगी, तो पहली चीज है तो ये ए का आ रहा है, ये सी का क्षेत्र है। और ए में भी जो एम जलवायु मिलती है वो मानसून के लिए होती है, और भारत में मानसून का सुस्पष्ट जो क्राइटेरिया वो पश्चिमी घाट पर देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको ए मिलेगा और ए के साथ क्या मिल जाएगा? एम मिल जाएगा। तो कम से कम ए एम तो याद रख सकते हैं। डब्ल्यू यूज किया जाता है विंटर ड्राई के लिए, यानी कि यहां पर जो मानसून में वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, विंटर सामान्यतः ड्राई होता है, इसलिए हम इसको AMW कह सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि पश्चिमी घाट पर ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, तो केवल गोवा जो आपको पश्चिमी घाट पर मिलेगा, तो गोवा की जलवायु को हम AMW जलवायु कह सकते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु वैज्ञानिकों ने अपने जलवायु संबंधी वर्गीकरण में हिकेस्टोथर्मल अवधारणा पेश की थी? तो जानते हैं कि ये जो अवधारणा है ये कोपेन की अवधारणा है, लेकिन कोपेन की अवधारणा में जो कैडाल का कॉन्सेप्ट था, तो कैडाल और कोपेन की अवधारणा को मिलाकर ये वनस्पतियों का आधार पर, कैडाल ने जो वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण दिया था, उसी वर्गीकरण को बेस बनाकर कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जलवायु प्रदेशों का। तो ये बी और सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी और सी बेटा यहां पर दिया हुआ है, तो बी आंसर हमारा यहां पर बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, ये पूरा लिख दिया मैंने, कैडाल वगैरह का सारा ये लिखा हुआ है, आप देख लेना इसको। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AS जलवायु,
तो ये बिल्कुल सेट कर लो मामला। ये बहुत गंभीर मामला होता जा रहा है, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो दिक्कत आएगी। कर्क रेखा, ऊपर की जलवायु सी, सी के साथ हमेशा डी मिलेगा, सॉरी डब्ल्यू मिलेगा, ए और ए के साथ डब्ल्यू मिलेगा। डब्ल्यू का मतलब होता है एक ऐसी जलवायु यहाँ पर विंटर सीजन शुष्क रहेगा और समर में वर्षा होगी। तो भारत में वर्षा कहाँ होती है? समर में, इसलिए सी डब्ल्यू और ए डब्ल्यू यूज करते हैं। लेकिन भारत में जो मानसून का इंपैक्ट है वो इस पश्चिमी भाग में मानसून का इंपैक्ट मिलता है, इसलिए यहाँ पर ए के साथ डब्ल्यू यूज ना करके यहाँ तो ए एम यूज करेंगे और ए एम के बाद आप डब्ल्यू यूज कर सकते हो। यहां पर जाएंगे तो यहां पर ए जलवायु मिलती है, लेकिन यहां पर समर ड्राई होता है, विंटर में रेनफॉल होता है, तो एस यूज करेंगे। तो ए एस केवल कोरोमंडल को फिक्स कर लो कि कोरोमंडल तमिलनाडु में ए एस मिलेगा। पश्चिमी घाट में जाएंगे तो यहां पर ए एम मिलेगा, बाकी जगह ए डब्ल्यू मिलेगा। उत्तर भारत में सी डब्ल्यू मिलेगा, राजस्थान में बी एच वाला मिलेगा या बी डब्ल्यू एच कह सकते हैं। तो ये डेजर्ट वाले, बस इतना ही याद रखना होता है, बाकी भारत में इससे ज्यादा डीपली आपको क्वेश्चन नहीं देगा। तो ए एस जो मिलेगा ये आपको कहां मिलेगा? कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु के तट पर मिलेगा। कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण के मध्यवर्ती गंगा मैदान के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया है? तो फिर से वही कहानी आ जाती है। देखो फिर से बार बार कह रहा हूं, अब इतना ज्यादा करवा दिया है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो गंगा का मैदान यहां पर है, तो पहली चीज है गंगा के लिए कौन सी जलवायु यूज होगी? सी। और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, विंटर ड्राई होगा, तो ए डब्ल्यू और सी डब्ल्यू यूज होगा। तो यहां पर देखेंगे तो गंगा के मैदान की जलवायु में तो स्वाभाविक है बी तो आएगा नहीं, क्योंकि बी डेजर्ट के लिए यूज होता है। ए आएगा नहीं क्योंकि ए नीचे, तो सी जलवायु देख लो यहां दिया है, तो सी डब्ल्यू दिया हुआ है, तो डी आंसर आपका निकल आ जाएगा। बी एस किसके लिए यूज होगा? राजस्थान के लिए, ये पश्चिमी तट के लिए, और ये आपका प्रायद्वीपीय, ठीक है, प्रायद्वीप, ये आपका प्रायद्वीप के लिए यूज होगा। किसके लिए? प्रायद्वीप भारत के लिए यूज होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में चक्रवात इतिहास में सबसे शक्ति वाली जो चक्रवात आया था, जिसको सुपर साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, इसका इंपैक्ट कहां पर देखने को मिलता है? तो सुपर साइक्लोन का इंपैक्ट कहां पर है? उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित में से किन विचारों पर आधारित था? तो पहला स्टेटमेंट दिया है औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा, औसत मासिक वर्षा। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहां पर आ जाएंगे कोपेन के क्लासिफिकेशन में, तो डी आंसर लगा लेंगे। 1 2 3 इज द बेस्ट आंसर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहा कोपेन की बी डब्ल्यू, देखो बी आ गया तो शुष्क क्षेत्र की बात हो रही होगी, तो ये थार डेजर्ट मिल जाएगा। देखो पैटागोनिया भी एक मरुस्थल है, याद रखना, पैटागोनिया भी साउथ अमेरिका में एक मरुस्थल है जो मकर रेखा के पास में मिलता है, सॉरी मकर रेखा के भी दक्षिण में मिलता है, बिल्कुल दक्षिण में, और ये एक कोल्ड डेजर्ट है। तो यहां पर ये क्या है? एक गर्म मरुस्थल है, तो गर्म के लिए बी डब्ल्यू एच यूज होगा। यहां पर कोल्ड के लिए यूज होगा वो बी डब्ल्यू के यूज होगा। यहां पर बी डब्ल्यू के प्रकार की जलवायु मिलेगी। समझ में आ गया। तो ठंडे के लिए काल्ट मिलता है। थर्नवाइट के जलवायु प्रकारों में किसका फैलाव गंगा के मैदानों में है? तो अगर हम कोपेन के आधार पर जलवायु देखते हैं तो ये सी डब्ल्यू मिलता है, और यहां पर गंगा के मैदानों में जो मिलता है वो सी ए डब्ल्यू मिलेगा। तो इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग टाइप से मिलता है थॉर्नोवाइट का। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिम आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाटों के पूर्व में स्थित क्षेत्र। तो पश्चिमी घाट का जैसे ही पूर्व स्टार्ट होगा, तो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी क्षेत्र है वो आपका एक उष्ण, सॉरी जैसे समझ लो यहां पर जो पश्चिमी घाट अगर शब्द आ गया तो पश्चिमी घाट यहां पर दिया हुआ है, तो पश्चिमी घाट का जो पूर्वी क्षेत्र है वो हम जानते हैं कि ये पूर्वी क्षेत्र जो है एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो यहाँ पर वर्षा क्या होती है? सामान्यतः कम होती है, यानी कि ये एक अर्ध शुष्क क्षेत्र हो सकते हैं। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में जो क्षेत्र मिलेगा वो एक सेमी एरिड मिलेगा, यानी कि एक स्टेपी टाइप की जलवायु मिलेगी। तो अब ऑप्शन देखते हैं बेटा, सही आंसर क्या लगाते हैं। पहला लिखा सब ट्रॉपिकल, तो सब ट्रॉपिकल तो भारत में मिलता नहीं है, उष्ण मिलता है, तो उष्ण स्टेपी जलवायु, तो यहीं से आंसर आ जाएगा। तो भारत में जो जलवायु मिलेगी वो कौन सी होगी? ये एस क्लाइमेट मिलेगा, यानी कि उष्ण स्टेपी जलवायु टाइप का मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो जलवायु मिलती है, खास तौर पर यहाँ पर जो तेलंगाना वाला बेल्ट है वहां पर बी एस एच वाली जलवायु मिलती है, स्टेपी वाली जलवायु। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान किन दिनों तक बारिश होने के बाद यदि एकाध हफ्तों तक बारिश नहीं होती है, यानी कि जब बारिश होती है और अचानक ही बारिश रुक जाए,
बारिश में देखो तीन चीजें होती है, एक होता है ऑनसेट और एक होता है मानसून ब्रेक और फिर होता है मानसून का रिट्रीट। तो आगमन को बोलते हैं अनसेट, रुकने को बोलते हैं ब्रेक और वापिस होने को बोलते हैं रिट्रीट। तो ये मानसून की रुकावट है यानी कि ब्रेक ऑफ मानसून है। क्लियर हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित विद्वानों में जलवायु का वर्गीकरण वर्षण के आधार पर किया था। तो वर्षा के आधार पर जो वर्गीकरण मिलता है वो किसका मिलता है, यहां पर आपको थॉर्नवाइट का वर्गीकरण मिलता है और कोपेन का जो वो जलवायु या वनस्पति के आधार पर मिलता है। एएस प्रकार की जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो अब तो बता सकते हैं कि एएस जलवायु कहां पाई जाती है। तो एस जलवायु वहां पाई जाएगी जहां पर समर ड्राई होगा और विंटर में क्या होगा, रेन होगा। तो विंटर रेन भारत में जो होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है। तो यहां पर जो जलवायु होगी वो एएस प्रकार की जलवायु होगी यानी कि तमिलनाडु सही आंसर यहां पर आ जाएगा। किसका प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता, तो ऑप्शन दिया है। तो भारत की जलवायु को कौन कौन प्रभावित नहीं करता, महासागर की उपस्थिति, मानसून भूमध्य रेखा से नहीं करता, सब प्रभावित करते हैं। लेकिन महासागर की जो लहरें हैं सी वेव से, उनका इंपैक्ट भारतीय मानसून पर नहीं मिलता, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए आंसर सही होगा। भारत में मालाबार तटों में बहने वाली शक्तिशाली दक्षिण या दक्षिण पूर्वी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो मालाबार तट पर जो चलने वाली हवाएं उनको एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है। ये एक फैक्चुअल नॉलेज है, इसको आप वैसे ही याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, 1989 में योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ये 15 जलवायु प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा 15। दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के आंतरिक भागों में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये क्यों पाई जाती है, उसका कारण क्या हो सकता है, ये दिया, यह सह्याद्री के वृष्टिचाय क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका मतलब अगर हम क्योंकि शब्द लगा देंगे, बिकॉज लगा देंगे तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो कर्नाटक के पश्चिमी कर्नाटक क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी घाट के पूर्वी तट यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नार्वेस्टर नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी में शीर्ष में कब होता है। तो नार्वेस्टर जानते हैं कि ये एक प्री मानसून से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्री मानसून। और प्री मानसून से संबंधित है तो मार्च के बाद से प्री मानसून की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। तो नवंबर दिसंबर तो आएगा नहीं, जनवरी फरवरी आएगा नहीं, तो अप्रैल मई या जून जुलाई। तो अप्रैल मई आंसर आ सकता है, क्योंकि जून जुलाई में तो क्या है, भारत में मानसून की स्थिति आ जाती है। तो यहां पर होता है प्री मानसून और प्री मानसून के बाद क्या आता है, भारत में 1 जून से मानसून की स्थिति हमें देखने को मिलती है। जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार ई प्रकार की जलवायु कहां मिलेगी। तो ध्रुवीय जलवायु यानी कि बहुत शीत जलवायु यानी कि बहुत ठंडी जलवायु हमें कहां पर मिल सकती है। तो बहुत ठंडी जलवायु जो हमें वो जम्मू कश्मीर वाले बेल्ट में मिल सकती है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी दिल्ली सही आंसर होगा। क्लियर हो गया यहां तक। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, डी दिल्ली आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति में BSH का मतलब क्या है। तो यहां पर मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। तो बी जलवायु हमारी किसके लिए यूज की जाती है, शुष्क के लिए यानी कि मरुस्थल के लिए यूज की जाएगी। अब इस बी के साथ अगर एस टर्म आ रहा है, दो शब्द आ सकते हैं, या तो एस आ सकता है या डब्ल्यू आ सकता है। एस आपका आता है बिल्कुल एरिड रीजन के लिए और एस आता है आपका स्टेपी के लिए यानी कि अर्ध शुष्क के लिए। एच जो शब्द आता है, एच आता है आपका हॉट के लिए यानी कि उष्ण के लिए। तो यहां पर स्टेपी एक अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है और शुष्क क्षेत्र होता है अगर 18 डिग्री से कम वर्षा हो रही है तो वो 18 से भी अगर कम वर्षा हो रही तो एरिड है, और 18 से ज्यादा वर्षा हो रही तो हम उसको स्टेपी में काउंट कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो पहली चीज है कि स्टेपी आ रही तो वर्ष पर्यंत वर्षा युक्त, ये तो आंसर नहीं हो सकता। शीतोष्ण कटिबंध आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षा युक्त, तो ये रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। उष्ण कटिबंधी वर्षा विहीन जलवायु जिसमें औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और फिर दिया हुआ है उष्ण कटिबंधी स्टेपी जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 18 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो डी आंसर यहां पर सही होगा कि आप स्टेपी से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्टेपी को टारगेट कर रहा है। एस आ गया तो स्टेपी को ही टारगेट करेगा।
कॉपेन की स्कीम के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये कहां पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। कॉपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान के अंदर अगर हम जाएंगे तो राजस्थान में स्वाभाविक है कि कौन सी जलवायु मिल सकती है, बी जलवायु। तो राजस्थान की अगर स्थिति देखेंगे मैप में, तो राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहां पर ए जलवायु होगी, ऊपर जी जलवायु और इधर बी जलवायु। तो किसका इंपैक्ट भारत में नहीं दिख सकता, राजस्थान में? तो साफ साफ दिखाई दे रहा ए का इंपैक्ट राजस्थान में नहीं दिखेगा। बी वाली तो दोनों जलवायु दी है, मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल दोनों दी हुई है। और सी का भी इंपैक्ट हम लगा सकते हैं, ए का बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो बेस्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो AW आ जाएगा, वो प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु है। एक लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कारण को ध्यान में रखकर आंसर देना है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से रक्षा करता है। यह स्टेटमेंट सही है कि हिमालय पर्वत क्या करता है, शीत ऋतु में जो साइबेरियन कोल्ड विंड आती हैं उनको रोकता है, जिससे भारत में एक जलवायु तंत्र विकसित होता है। हिमालय विश्व की सर्वोत्तम, उच्चतम एवं निम्नतम पर्वत श्रेणी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं यहां पर सही है। हिमालय पर्वत की सर्वोच्चतम एवं नवीनतम पर्वत श्रेणी, तो आने वाली पवनों से रक्षा क्यों करता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो इसका आंसर हम ए लगा सकते हैं, वैसे बी भी हो सकता है, लेकिन आप ए यूज कर लो तो सही हो जाएगा। तो ये किस तरीके से आंसर आता है हमारा, उसको समझे जरा। तो हिमालय की जो मेन रोल क्या है, हिमालय क्या करता है, तो दो रोल आते हैं। एक शीत ऋतु में जो साइबेरियन विंड चलती है, शीत ऋतु में जो साइबेरिया की विंड चलती है, साइबेरियन जो विंड है, जो साइबेरियन विंड आती है, ये शीत पवने हैं, इनको रोककर यहां से परावर्तित कर देता है, जिस कारण इन शीत ऋतु का प्रभाव भारत में नहीं मिलता। और इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो हमारा शीतोष्ण क्षेत्र होता है, और नीचे का क्षेत्र होता है उष्ण। तो भारत में उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। लेकिन होता क्या है कि इस शीतोष्ण का प्रभाव भारत में देखने को नहीं मिलता। तो इस उत्तर भारत में भी उष्ण का इंपैक्ट देखने को मिलता है। अगर पूछा भारत किन जलवायु प्रदेशों में आता है, तो उष्ण में भी आता है और शीतोष्ण में भी आता है। लेकिन भारत में किस जलवायु का प्रभाव ओवरऑल पूरे भारत में जो मिलता है वो उष्ण जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हिमालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि ये हमारी जलवायु को एक विशिष्टता प्रदान करता है। तो ये थी आज के आपकी जलवायु से संबंधित पूरा टॉपिक। तो जलवायु से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम भारत के मिनरल्स को पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।